बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी कुछ इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं। इस तरह की साजिशी कहानियाँ जिनको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ कहते हैं उनके बारे में बात हो रही है। बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ी इस बारे में बात कर रहे हैं कि इमरान खान और पाकिस्तानी फ़ौज यानी जन कमर जवेद बाजवा के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे और वो जो सेम पेज की बात होती है वो नज़र नहीं आ रहा। और इसमें जो बुनियादी नुकात बताए जा रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जहाँ पर है बड़ा शदीद है, वो 5 अगर हम देखें, कोई किसी बात को लेकर कह रहा है कोई किसी को, लेकिन ओवरऑल 5 चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आने लग गई हैं कि जी ये इख्तिलाफात हैं। अब वो 5 इख्तिलाफात क्या हैं जिस पर कहा जा रहा है कि बड़ी गड़बड़ हो गई है इमरान खान साहब और आर्मी चीफ के दरमियान, वो 5 बातें क्या हैं और इनमें कितनी हकीकत है, इस पर हम आज बात करते हैं इस वीडियो में। तो पहली चीज़ जिस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का कहा जा रहा है कि जनाब बहुत ज़्यादा नाराज़गी हो गई है, वो है कि भारत के साथ तिजारत पर। तो अब कहानी ये है, यानी साजिशी थ्योरी ये कहती है कि जी इमरान खान साहब चाहते थे कि भारत से तिजारत की जाए, लेकिन बाद में आर्मी की तरफ से इस पर रिजेंटमेंट आई तो फैसला फिर वापस लिया गया। अच्छा, दूसरी बात है जनाब हफीज़ शेख साहब का हटाया जाना। अब अगेन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि हफीज़ शेख साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी थे। इमरान खान साहब बड़े गुस्से में हैं आजकल, वो खुश नहीं हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बड़े चैनल्स पर प्राइम टाइम शोज़ में भी ये मेन जो हमारे बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी ये बात कही है कि तो हफीज़ शेख साहब को हटाया इसीलिए गया है कि ताकतवर हल्कों को पैगाम दिया गया है, इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया गया है, इसलिए इमरान खान साहब ने उनको हटाया है। तीसरी चीज़ है मरियम नवाज साहिबा को मुल्क से जाने देने के बारे में। तो जी इस्टेब्लिशमेंट तो शायद चाहती है कि मरियम नवाज को जाने दिया जाए, लेकिन इमरान खान साहब डट गए हैं जी, वो नहीं जाने दे रहे। इस पर भी बड़ी जी लड़ाई है, ना सिर्फ ये बल्कि एहतसाबी अमल पर। इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि जी एहतसाबी अमल अपनी जगह, लेकिन सिर्फ इसी पर ना जोर दिया जाए, इससे पॉलिटिकली इस्तेहकाम नहीं होता। अदम इस्तेहकाम हो तो फिर कोई भी दुनिया में इकॉनमी उस तरह से नहीं चल सकती। सबसे बड़ा नुकसान आप कहीं पहुंचा सकते हैं किसी मुल्क की मईशत को, तो वहाँ आप इंस्टेबिलिटी रखें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो कि पता ही नहीं किस वक्त क्या हो जाएगा, वो ये होने लगा है, एहतजाज होने लगा है, कोई हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी, कभी लॉन्ग मार्च, ये वो इस तरह से चलता रहे, तो उससे मसाइल होते हैं। तो लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि माशी तौर पर मुल्क आगे बढ़े। तो इमरान खान साहब जो है ना वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, एहतसाबी अमल तो बस करना ही है, बाकी काम बाद की बात है, इकॉनमी ठीक करना, दीगर मामलात वो सब छोड़ें, सिर्फ ये है कि छोड़ूंगा नहीं। तो उसी में मरियम नवाज साहब है कि जी मुल्क से जाने नहीं दूंगा। ये एक तीसरी चीज़ है जिस पर कि जी लड़ाई डली हुई है जी। ये साजिशी कहानी है, बड़ी दिलचस्प है। अच्छा, चौथा जनाब जहांगीर तरीन साहब कि जी जहांगीर तरीन साहब आए इसलिए थे, बाहर चले गए हुए थे, वो तो आए ही इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर थे कि जी आप आ जाएं, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो अब इमरान खान साहब अगर जहांगीर तरीन के खिलाफ इतना ज़्यादा अग्रेसिवली जा रहे हैं तो उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देने के लिए, तो इतनी गड़बड़ हो गई है जनाब मामलात। अच्छा, पाँचवीं चीज़ जो सबसे दिलचस्प है कि जिसकी वजह से सारा मामला ख़राब हुआ ही नहीं, जो पहली 4 चीज़ें हैं, भारत से तिजारत पर डिफरेंस ओपिनियन होना, हफीज़ शेख का मामला होना, मरियम नवाज़ और एहतसाबी अमल, बाकी सारे जिनमें पीपल्स पार्टी भी आ जाती है कि जी उस पर भी नरमी की जा रही है, फिर जरदारी साहब पर, तो वो भी इसी तरह का किस्सा है। और ये और जहांगीर तरीन, ये 4 चीज़ें इनको ट्रिगर किया है। जो पहले से चलता आ रहा है वो है बुज़दार सरकार। पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब का वज़ीर आला होना इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल नहीं पसंद, डिलीवर नहीं कर पा रहे, उनमें कैपेसिटी नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब वज़ीर हैं कि जी वज़ीर आला होगा तो सिर्फ उस्मान बुज़दार होगा। ये शुरू दिन से चला रहा है और ये इख्तिलाफात की बुनियाद है, और उसके बाद फिर और चीज़ें बनती चली गई। चलिए जनाब, अब एक एक करके इनका जायज़ा लेते हैं। पहली चीज़ भारत से तिजारत और हालात नॉर्मलाइज होना। अभी आज की खबर यह है कि इमरान खान साहब ने एक और इजलास बुलाया जिसमें फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने ब्रीफिंग भी दी, और उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि किस तरह से हम ये करें कि जब तक 5 अगस्त का फैसला भारत वापस नहीं लेता 2019 में, कि जो खुसूसी स्टेटस दिया गया था मकबूजा कश्मीर को भारतीय आइन में, उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब वहाँ पर आप उसकी डेमोग्राफी चेंज कर सकते हैं, यानी मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदल सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ किसी को भी बेच सकते हैं, उसको उस पर कब्ज़ा कर सकते हैं। कोई भी जगह जाकर आप सरकारी उसको डिक्लेयर करके वो हथिया सकते हैं, बहुत से चेंज, और उनको जो मुलाजमतों में हिस्सा दिया गया था वो बदल सकते हैं। अब वही रूल्स जो बाकी भारत में हैं बिल्कुल मकबूजा कश्मीर के लिए भी वही होंगे, कोई मुसलमानों को वहाँ पर जो वादे किए गए थे वो नहीं होंगे। तो
इन चीज़ों को जब तक वापस नहीं लिया जाता जो उनको गारंटीज दी गई थी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इमरान खान साहब ने कह दिया कि तिजारत तो दूर दूर तक कोई सवाल नहीं पैदा होता तब तक। अच्छा, अब देखते हैं कि जी पहले क्या हुआ। अब इमरान खान साहब के पास ये टेक्सटाइल की वजारत भी और तिजारत भी। तो ECC का जो इजलास है जिसमें हमाद अजहर साहब जिसकी सदारत कर रहे थे बतौर वज़ीर ख़जाना, उसने इजाज़त दे दी कि जी कॉटन और शुगर जो कि फौरी ज़रूरत है वहाँ से मंगवाई जाए। लेकिन अल्टीमेट फैसला करना है काबीना में। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी है कि जब तक यानी वज़ीर आज़म भी अकेला फैसला नहीं कर सकता, कोई काबीना में चीज़ जो भी फैसले होने हैं काबीना में करेंगे, वज़ीर आज़म और समेत काबीना होगी तो तभी वो फैसले होंगे। तो वहाँ आया, वहाँ वो रिजेक्ट हो गया। लेकिन ये मिस हैंडल ज़रूर हुआ। हम ये कह सकते हैं कि जी पहले गया ही इस तरह से क्यों, और वो वजारतें कैसे जो वज़ीर आज़म के अंडर हैं उनकी तरफ से किस तरह जा रहा है। इसमें एक ये चीज़ हम ज़रूर कह सकते हैं कि जी मिस हैंडल हुआ। अगर इमरान खान इस तरह सोच भी रहे थे तो फिर यह है कि जी जो एक कलेक्टिव विजडम है उसने प्रिवेल कर लिया। काबीना में जब ये बहस हुई तो उसके बाद रियलाइज़ किया गया कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, और फिर नहीं हुआ। तो अब काबीना नहीं फाइनल फैसला करना होता है, वहाँ ये फैसला वापस लिया गया, या ये कह लें कि ECC के फैसले को रद्द कर दिया गया। उसके बाद एक और इजलास बुला लिया गया। तो अब आप समझते हैं कि अगर ये फौज ने करवाया है वापस और इमरान खान साहब हर सूरत चाहते थे भारत से तिजारत हो, तो इमरान खान साहब इतने बयान से कितना वापस आ सकते हैं। और जहाँ तक पाक भारत ताल्लुकात की बात है तो पहल जो की गई है वो आर्मी चीफ की तरफ से की गई, DGMOs की तरफ से। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आप देखिए कि दोबारा कहा गया कि 2003 में जो मुआहिदा हुआ था जंगबंदी का या फायरिंग का, अमन का, फायरिंग रोकने का, उस पर दोबारा आया। और आर्मी चीफ, भारत के आर्मी चीफ की अगर बात करें तो उसने इतराफ़ किया है कि हाँ जी क्या अब वहाँ पर वाकई कोई फायरिंग नहीं हो रही है। वो भी मजबूर हुआ है कहने पर अब कि जी हाँ जी हो रही है। दरअंदाजी पहले हमेशा जिसको वो कहते थे कि असल में पहल उनकी तरफ से होती थी फायरिंग और ये सारा कुछ भारत की तरफ से। बहरहाल वहाँ पर अब कोशिशें की गई और बड़ा अच्छा किया। फिर आर्मी चीफ का पहले बयान आया जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ, उसमें यानी इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें ये बात आर्मी चीफ ने कही कि ख़ित्ते में अमन की ज़रूरत है और हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अमन व अमान को बेहतर करने की ज़रूरत है। और कश्मीर का उन्होंने कहा कि जी वो मसला हल करना चाहिए और हम सब हमसायों से बेहतर तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो ये आर्मी चीफ की भी यही सोच है, इस्टेब्लिशमेंट की सोच है कि जी आगे बढ़ना है। हाँ, उसका किस तरह से पैटर्न होगा, अभी फौरी तौर पर तिजारत खोलनी है नहीं खोलनी, एंड पर तो टेबल पर ही आना है। और ये मामला मकबूजा कश्मीर का भी आएगा। इसीलिए इमरान खान साहब जो ख़त लिखा नरेंद्र मोदी को अभी हाल ही में जवाबी ख़त, तो उसमें भी ये बात हुई है कश्मीर की। तो लिहाजा आप यहाँ से देख लें कि जी कोई सेम पेज क्या वो फट गया है या कुछ हो गया, कोई बड़ा कोई डॉन लीक्स वाला वाक़या हो गया ये, कि इतना बड़ा हो गया कि जितने इख्तिलाफात हो गए हैं। हफीज़ शेख की बात कर लेते हैं। अच्छा, हफीज़ शेख साहब को जब इलेक्शन जब वो हारते हैं सेनेट का, तो इमरान खान साहब उसको इतना ले जाते हैं कि वहाँ से इत्मीनाद का वोट लेने लग जाते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए उसी से। तो इतना उन्होंने उनके लिए वो किया कि हफीज़ शेख नहीं रहे। अब जून तक वैसे ही हफीज़ शेख वज़ीर ख़जाना नहीं रह सकते थे, क्योंकि 6 महीने के बाद अगर वो इलेक्टेड नहीं है तो नहीं रह सकते, कानून ये कहता है। और जो सहाफ़ी जो वैसे इस्टेब्लिशमेंट बड़ी तनकीद करते हैं और बात करते हैं, उन्होंने ये खबर ब्रेक की है कि हफीज़ शेख साहब को महंगाई या IMF की जो शराइत मानी गई हैं बिजली महंगी करने की और स्टेट बैंक को बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी देने की पूरी तरह से, ये मेन रीजंस रही हैं। और सबसे ज़्यादा मेन रीज़न IMF की जो शराइत बिजली महंगी करने की इतनी मान लगी है, महंगाई उससे हो रही है, इस वजह से हटाया गया है। ये अब उन्हीं की खबर है। अच्छा जी, लेकिन इसमें भी डिबेट है कि चंद हफ्ते पहले तक तो इमरान खान ने कहा कि जी हफीज़ शेख जो है ना रिज़ाइन ना करें जब वो इलेक्शन हार गए थे, लेकिन उस वक्त तक IMF के साथ ये फाइनलाइजेशन नहीं हुई थी चीज़ें। अगर इमरान खान साहब के पुराने ताल्लुकात ख़राब हुए में इस्टेब्लिशमेंट से, तो फिर अब क्यों फ़ैसला लिया उन्होंने? तो नज़र ये आता है कि ये महंगाई और ये सारी वजूहात हैं। जनाब, तीसरी चीज़ मरियम नवाज़ साहिबा। देखिए, मैं पहले भी आपको इस बारे में बता चुका हूँ कि बाबर डोगर साहब हमारे सीनियर हैं, उनका यूट्यूब चैनल है बाबर डोगर ऑफिशियल, जो बोल न्यूज़ के लाहौर के ब्यूरो चीफ भी हैं। उन्होंने भी ये खबर ब्रेक किया है कि मरीम नवाज़ साहिबा पिंडी में कोशिश भी करती रही हैं बड़े आम लोगों को बीच में डालकर, क्योंकि मुलाकात हो जाए जी इस्टेब्लिशमेंट से। वही मोहम्मद ज़ुबैर साहब जिस तरह गए और इस दफ़ा कोई ऐसी बात हो जाए, वो बाहर जाना चाहती हैं, उसके लिए कोई भी राम बाहर हो जाए, लेकिन कोई मुलाकात, कोई एश्योरेंस, कोई ऐसी बात अब नहीं हो सकी। वही स्टांस है जो पहले था कि जी आपके सियासी मामला पार्लियामेंट, कानूनी मामला अदालत। इसीलिए अब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी यही कहा है, मनीष साहब के वकील ने, कि जी अगर हुकूमत ने बाहर ना जाने दिया तो हम फिर अदालत से फैसला लेंगे। तो उसी से आप चीज़ें समझ जाएं।
अच्छा जी, क्योंकि ये बात होती तो मरीम साहिबा या दीगर वो सिलेक्टेड, और जो एहतसाबी अमल का होता है कि जी इमरान खान तो चाहते हैं इस्लामी अमल बहुत ज़्यादा हो, और बाकी चीज़ें बाद में इस्टेब्लिशमेंट कहती है नहीं ये बस इसको छोड़ें या ऐसे से वैसे ही चलता रहे, आप बाकी चीज़ों पर करें। तो फिर अगर इतनी अच्छी डील हो गई है तो फिर ये इस्टेब्लिशमेंट पर हमले क्यों करते हैं, सिलेक्टेड और ये सब जिसका एहतसाब होता है उस तरफ क्यों जाते हैं। अच्छा, चौथा जनाब जहांगीर तरीन साहब पर अगर अब ये वो ज़ेर ताब हैं तो उसमें सिर्फ जहांगीर तरीन ही नहीं है, और ये आज की नहीं है ये सारी कार्रवाई या ये FIA का मामला, ये तो इसको कितना अरसा हो गया जब इस चीज़ का नोटिस ले, तब तो जहांगीर तरीन साहब और इमरान खान साहब इतने ज़्यादा करीब थे। तो इसमें भले वो एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हों, लेकिन इसमें ये बात किस तरह आ गई, जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ बड़े पुराने केसेस हैं, तो जब इमरान खान साहब ने कह दिया तो उसमें तो सारों के खिलाफ भी वो चीज़ें आ रही हैं, उसमें जहांगीर तरीन साहब भी आ गए, उसमें तो फिर मुन्ने सिलाही भी आ रहे हैं, उसमें तो जरदारी साहब, नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, जिनकी हमज़ा, इन सब की शुगर मिले वो सब भी आ रहे हैं। तो वो तो पुराना मामला चल रहा है, वो कोई अब नहीं जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ ये हुआ कि जी अब मुकदमा यकीनन अब दर्ज हो रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन और सब चीज़ें वो तो पुरानी चल रही है, फोरेंसिक का पहले से हो रहा था, वो जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हाँ, आप ये कहेंगे इमरान खान ने रुकवाई नहीं, तो ये कि जी जहांगीर तरीन को पकड़ना असल में इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम है। अब ये भी एक साजिशी थ्योरी हमें लगती है, और उसको उतना वो नहीं कह सकते कि जी हाँ जी ये बिल्कुल ही मेन रीज़न साबित हो गई है। आखिर में बात आ जाती है जी बुज़दार साहब की। उस्मान बुज़दार पर यकीनन सभी इदारे जो होंगे उनको फ़िक्रमंद तो होंगे कि जनाब समझा जा रहा है, परसेप्शन भी यही है, नज़र भी आता है कि बुज़दार साहब बड़ी कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन शायद उनकी कैपेसिटी ही नहीं है काम करने की। मगर क्या अब इस वजह से इतने ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे कि जी बोलचाल बंद हो गई, या बिल्कुल ही अब तो साथ ही नहीं चल सकते, या बड़े इख्तिलाफात हो गए हैं जो ठीक ही नहीं हो सकते, या सेम पेज पे नहीं रहे। तो इन बातों पर क्या इतने इख्तिलाफात हो जाते हैं कि जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट से नवाज़ शरीफ के मामला ख़राब हुए तो वो केसेस की वजह से हुए थे, उसका इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट देने की वजह से हुए थे। उससे पहले वो रिजेक्टेड वाला मामला वो डॉन लीक्स का था कि जो वहाँ पर डिस्कस हो रही हैं नेशनल सिक्योरिटी की बातें, उनको बाहर छपवाया गया, इंटरव्यूज़ दिए गए, लगवाया गया, और एक बाकायदा साजिश के तहत, यानी एक धोखाधड़ी के तहत। तो असल में वो होता है कि आप सेम पेज पे नहीं हैं। असल में वो होता है कि जब मेमो स्कैंडल आ जाता है कि जी बाहर ख़त लिख दिया जाए कि जी किसी और मुल्क को कि जी फ़ौज के ख़िलाफ़ हमारी मदद करें, वो होता है कि सेम पेज पे ना होना, वो होते हैं मामला ख़राब हों। इस तरह का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना वो तो हर इदारे के दरमियान होता है, अगर है तो वो तो फिर चलता ही रहता है। अच्छा, आखिर में एक ख़बर शामिल अगर हम कर लें, इमरान खान साहब गिलगित बल्तिस्तान जा रहे हैं जनाब 8 अप्रैल को। शेख रशीद साहब ज़ेर दाखिला वहीं हैं, और शायद ऐसा लगता है कि मामला इस तरफ आगे बढ़ने हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को बाकायदा अब आइनी तौर पर पाकिस्तान का सूबा बना दिया जाए। CPEC के लिए बहुत ज़रूरी है, चाइना की इंश्योरेंस के लिए ज़रूरी है कि भारत कोई शरारत ना करे कि जी ये तो अब पाकिस्तान का पक्का हिस्सा है, इसलिए यहाँ पर डैम्स बनना, सड़कें गुजरना, वो सब हो रहा है, इंटरनेशनल भी उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये भी इनिशिएटिव आर्मी चीफ ने भी इसमें लिया था, उन्होंने सियासी रहनुमाओं से भी इस बारे में मुलाकात की थी। तो अब फिर इमरान खान साहब उस तरफ क्यों इस तरह जा रहे हैं, तो वहाँ तो बड़ा अच्छा सेम पेज नज़र आ रहा है फिर। अच्छा, अब दिलचस्प बात है कि अगर सेम पेज की बात की जाती है सिविलियन गवर्नमेंट और फ़ौज की, तो वो तो हमने बात कर ली। हाँ, अपोजिशन का एक दिलचस्प चुटकुला मेरे पास है कि NA 75 में जहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया नून लीग के हक़ में, और तहरीक इंसाफ की दरखास्त मुस्तरद होगी, जिन्होंने कहा था जी ये सारे हल्के में इलेक्शन ना हो, दोबारा से इलेक्शन कमीशन ने फैसला गलत दिया है। तो कई चीज़ें इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आई और फैसले में भी नज़र आ रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त है, पूरे के पूरे हल्के में, सिर्फ ये कोई 20-25 पोलिंग स्टेशन पे नहीं, पूरे हल्के में ही सारे के सारे जो मेरा ख्याल है काफ़ी सैकड़ों की तादाद में पोलिंग स्टेशन हैं, वहाँ इलेक्शन दोबारा होगा। अब इस पर नून लीग बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन जो ट्रेंड चलाए गए जजेस के ख़िलाफ़, जब उनके रिमार्क्स आए थे इलेक्शन कमीशन के बारे में कि जी क्यों पूरे हल्के में होना चाहिए, इस तरह की बातों पर, कि जब शिकायत ही चंद जगहों पर है, या दीगर रिमार्क्स कि जी आपने उस वक्त क्यों नहीं रोका, तो ये सब बातें कि अगर कुछ जगह पर अगर प्रॉब्लम हुई है तो कैसे साबित हो जाएगा कि सारे ही हैं ख़राब थे। किसी एक जगह पर अगर फायरिंग हो गई है तो फिर क्या आप पूरे पाकिस्तान में कर देंगे? इस तरह अगर एक पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग हुई है तो सैकड़ों के सैकड़ों पोलिंग स्टेशन का आप नतीजा कैसे बंद कर देंगे? जब ये रिमार्क्स आए तो उसी पर ट्रेंड्स चल गए जनाब जजेस के ख़िलाफ़, तो उनका भी फिर एहतसाब होना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए क्या हुआ। अब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जी फ़ौज भी बुलाई जा सकती है। अब दोबारा NA 75 डस्का में जो इलेक्शन हुआ, जो अब तक का सबसे मुतनाज़ा और बड़ा अब तक चल रहा है, तो उसमें फ़ौज को बुलाया जा सकता है।
अगर अब फ़ौज को बुलाना है तो क्या अब अपोजिशन जमातों को दोबारा एतराज़ तो नहीं होगा? 2018 के इलेक्शन की अगर बात करें तब फ़ौज के बुलाने पर एतराज़ किया था, लेकिन अब दोबारा वही इलेक्शन कमीशन जिस पर आपको बड़ा एतमाद है, तो वो अब दोबारा अगर हुकूमत से गएगा तो फिर फ़ौज को तो आना पड़ेगा, क्योंकि फ़ौज पाबंद है आईन और कानून के मुताबिक कि जब उसको बुलाया जाए वो आए। तो क्या होगा? दूसरी चीज़ जो बड़ी दिलचस्प है, जो साबित होती है कि अब ये साबित हो गया कि अगर आपके पास सबूत हों, वही इलेक्शन कमीशन है, वही सुप्रीम कोर्ट है, अगर आपके पास सबूत हों तो फिर आपने देखिए अपने हक में नून लीग ने फैसला ले लिया। तो अब भी आपके पास मौका है, अगर 2018 में धांधली हुई थी, आप कहते हैं जी वो सिस्टम सारा बैठ गया था और तो सारी मुनज़्ज़म धांधली थी जनाब, ये फ़ौज का किरदार था, ये किया वो किया, एस्टैब्लिशमेंट ने कर दिया, तो आज भी आप सबूत ले आएँ तो आपके हक में फ़ैसला हो सकता है। ये तो वाज़ेह है, आप मान रहे हैं, लाएँ तो सही, सबके सामने नजर आएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।